Students, this is Pramod Singh. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about science chapter 10 का एक important lesson जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत अमेजिंग और बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही ऐसा है दर्पण का सूत्र। आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा दर्पण के सूत्र के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है जो बहुत ही एग्जाम के व्यू पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें से, तो ये सारी चीजों को हम जो भी डाउट है वो सॉल्व करेंगे। तो लास्ट एंडिंग तक बने रहिए वीडियो को। यदि भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाले न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं लेक्चर में। स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया ये जो वीडियो लेक्चर होगा काफी अमेजिंग और बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेक्चर होने वाला। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दर्पण का सूत्र गिट्टी बताया गया कि गिट्टी दर्पण का सूत्र जो होगा एग्जाम में कितने मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है और प्लस इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, दर्पण के सूत्र से रिलेटेड। तो यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन में दूर कर दो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये अगर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दर्पण का सूत्र सिंपली लिख देना है 1/b + 1/u = 1/m। यही हमारा क्या है, दर्पण का सूत्र। ओके, ये इसी समीकरण को आप लिख दोगे, इसी समीकरण को दर्पण का सूत्र कहते हैं। बस इतना लिख दोगे तो आप लोग को 1 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन यदि 4 मार्क्स में पूछा जाए तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि दर्पण के सूत्र किसे कहते हैं। क्या पूछा जाएगा, दर्पण के सूत्र को सिद्ध कीजिए। ये जो समीकरण है दर्पण का ये वाला, इसी समीकरण को सिद्ध करना रहता है। ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोसेस से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन को लेकर। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे दर्पण का सूत्र जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है दर्पण के सूत्र का, जैसे दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये जो दर्पण का सूत्र है वो कहीं से आसमान से उतर के नहीं आया स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस है वो इसी समीकरण से ये डेफिनेशन बना दिया गया है। तो सिंपल आप लोगों को दिख रहा होगा, वस्तु दूरी u है, प्रतिबिंब दूरी v है और फोकस दूरी f, इनके बीच जो संबंध बताएगा इसी समीकरण को दर्पण का सूत्र कहेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन कहां से बना। ओके स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं डायग्राम की, क्योंकि डायग्राम क्लियर हो गया तो हो सकता है स्टूडेंट आधा जो दर्पण का सूत्र है वो क्लियर हो जाए, आप लोग क्या हम सॉल्व करने वाले वो भी क्लियर हो जाए इसको। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक औरल दर्पण बना के रखा हुआ मैंने, इससे कुछ दूरी पर एक वस्तु रखा गया, वस्तु का नाम है AB स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, और ये वस्तु जो है h ऊंचाई वाला वस्तु। तो यहाँ पे जो दूरी है मतलब वस्तु औरल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा जाएगा, तो वो हमें केवल एक बोल सकते हो डेटा लेना है, ठीक है। जैसे ABCD हम खेलते हैं तो उसी डेटा से हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिक मेथड से क्या करेंगे, इसे हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे अल्फाबेटिक मेथड मतलब सिंपल कितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है तो आप लोगों को सिंपल u दूरी डिनोट कर दो। मतलब जो वस्तु रखा गया है वो अवतल दर्पण के सामने u दूरी पर रखा गया है, मतलब जो वस्तु दूरी होने वाला है वो u होने वाला है। ओके स्टूडेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा कि जो वस्तु है अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखा गया है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल क्या है, अलग अलग जगहों से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें जा रही। सबसे पहले तो क्या आ गया, मुख्य अक्ष के समांतर गया स्टूडेंट, ठीक है। समांतर जाने वाले प्रकाश की किरणें किसमें से होकर गुजरती हैं, आप लोग को मालूम होगा क्योंकि पिछले लेक्चर में वही सारी चीजें हमने डिस्कस किया। यदि कोई स्टूडेंट ये वीडियो पे नए हो, आप पहली बार लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, तो मेरे पिछले वाले लेक्चर में जाइए और उससे देखिए, ठीक है। वो सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण जाता है तो दर्पण से टकराकर वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये चीजें याद होंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की थी हमने, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से गुजर रही हो तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा, मतलब जिस मार्ग में आया हुआ होगा उसी मार्ग में वापस लौट जाएगा। सेकंड किरण हमने बात किया था, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा हो, ये जो प्रकाश किरण है वो मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो गया, ये समांतर हो गया, मतलब समांतर होकर ये निकल गया। अब यहाँ पे चौथा जो किरण है
वो दर्पण के ध्रुव पर आपतित हुआ। ये जो P है हमारा वो ध्रुव है, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसे P से डिनोट किया जाता है। तो यदि कोई प्रकाश के दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी जितने कोण पर वो आपतित हुआ होगा, मतलब जितने कोण पर वो आया हुआ होगा उतने ही कोण पर क्या होगा, परावर्तित होगा। सपोज वो आया है 30 डिग्री कोण पर, तो क्या होगा 30 डिग्री कोण पर क्या होगा, वो परावर्तित होगा। तो ये सारे डायग्राम को मिलाकर कुल इस प्रकार से हमें डायग्राम दिखेगा। तो यहाँ पे सारी किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही होती हैं वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपल आप लोग को दिख रहा होगा इस डायग्राम में सारी किरणें जो हैं इस बिंदु पर क्या हो रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब इस जगह पर बन जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब को हमने A डैश B डैश से डिनोट कर दिया। तो ओके स्टूडेंट, आप लोग को मालूम चल गया होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो C और F के बीच बना है। ठीक है, क्यों बनाया, तो सिंपल आप लोग को याद होगा कि C से दूर कोई अगर वस्तु रखा जाता है और दर्पण के सामने, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच बनता है। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पे अब प्रतिबिंब बन गया तो प्रतिबिंब की दूरी भी हमें डिनोट करना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वो अब क्या होगा, सिंपल प्रतिबिंब यही बना है, तो यहाँ से लेकर और ये दूरी, इतनी दूरी जो होगा वो प्रतिबिंब दूरी होगा, और प्रतिबिंब दूरी को हम V से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है आप लोग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी जो होता है वो स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा स्मॉल। तो फोकस दूरी एग्जैक्टली है क्या, f है, मतलब P से लेकर f, ये हमारी फोकस दूरी होती है। सारे हमने डिस्कशन किया है, फोकस दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन किया है, बट फिर भी मैं ये चीजें मैं बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे P से लेकर f तक की दूरी जो होगा हमारा वो सिंपल बोल सकते हैं फोकस दूरी हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मालूम चल गया, फोकस दूरी ये है, प्रतिबिंब दूरी ये हो गया, और वस्तु दूरी ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको भी यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है। वक्रता त्रिज्या कहाँ से, P से लेकर C तक की दूरी। ठीक है, इसी को वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, इसके लिए याद रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को चार चीजें याद रखना है। फोकस दूरी को किससे डिनोट करेंगे, वस्तु दूरी को किससे, प्रतिबिंब दूरी को किससे, और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे इस डायग्राम को लेकर कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति जो बताएगा तो वो दूरियां बताएगा, कौन सी दूरी प्लस में होने वाली है, कौन सी दूरी माइनस में होने वाली है। यदि आपने मेरे पिछले लेक्चर को नहीं अटेंड किया है कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति वाला, जाके उससे अटेंड कीजिए, क्योंकि वही जो है उसी से आप क्या करोगे, इस चीजों को समझ पाओगे, जब तक वो चीजें आप नहीं समझे रहोगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के बारे में कुछ चीजें लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वस्तु दूरी मेंशन किया गया है। वस्तु दूरी जो है P से लेकर B तक की दूरी है, तो PP जो है वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। अब ये U तो रखा गया है, ये तो मालूम चल गया U हो गया, लेकिन भाई साहब ये माइनस कहाँ से आया, तो भाई साहब वही मैंने कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति पहले आप लोगों को बता दिया कि कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति यहाँ लागू होने वाला है। तो जो वस्तु दूरी है वो सिंपल किस है, वस्तु किस ओर रखी जाती है, बाईं ओर। तो जो बाईं ओर की दूरी होती है वो किसमें होता है स्टूडेंट, कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार माइनस में होता है स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम होगा। तो यदि कोई अगर सिंपल बोला जाए वस्तु जो है बाईं ओर रखा गया, मतलब वस्तु दूरी बाईं ओर है, तो जो मान होने वाला है वस्तु दूरी वो माइनस में होने वाला है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वस्तु दूरी को माइनस से डिनोट किए हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी की। प्रतिबिंब दूरी क्यों माइनस में रखी गई भाई साहब, तो सिंपल वही चीज है, प्रतिबिंब किस साइड बना, ठीक है, लेफ्ट साइड में बना, जिस रीजन से ये क्या हो गया, ये भी माइनस में हो गया, प्रतिबिंब दूरी भी। एंड थर्ड बात कर ले फोकस दूरी, ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हटके ये पॉइंट, ठीक है, थोड़ा समझने वाला ये पॉइंट है। और प्लस वक्रता त्रिज्या क्यों आया भाई माइनस में, भाई वक्रता त्रिज्या है किस तरफ, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में सिंपल वक्रता त्रिज्या किसमें होने वाली है, माइनस में होने वाला है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कौन से पॉइंट माइनस में क्यों रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस दूरी की। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अपने नोटबुक में एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना है कि यदि अवतल दर्पण की कोई फोकस दूरी होती है तो वो माइनस में होगा, ये याद रखना है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो माइनस में, और जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो प्लस में होगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो अवतल दर्पण की हो रही है स्टूडेंट,
तो यहाँ पे इसीलिए क्या है, इसकी जो फोकस दूरी है वो माइनस में लिया गया है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, क्यों यहाँ पे माइनस में लिया गया है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार कौन सी दूरी प्लस में, कौन सी दूरी माइनस में आया। तो यहाँ पे सारी दूरियां माइनस में आया है, क्योंकि कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति भी वही बता रहा है। अब अगला जो प्रोसेस है, आप देखेंगे कि चित्र से क्या चीजें हमें स्पष्ट होता है। तो मुझे चित्र से देखने को मिला कि समकोण त्रिभुज ABP और A'-B'-P क्या है, समरूप त्रिभुज है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग को इस डायग्राम में एक त्रिभुज दिखा होगा ABP, A'-B'-P जो है समरूप त्रिभुज है। मैं इन त्रिभुजों को यदि बाहर निकाल दूं तो मुझे जो है त्रिभुज इस आकार का नजर आएगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा डायग्राम में ABP है, A'-B'-P, तो ये एक दूसरे के समरूप त्रिभुज सिंपल मतलब एक जैसे आकार दिखेंगे। हो सकता है एक छोटा हो एक बड़ा हो, लेकिन क्या है उसके कोण सभी एंगल क्या होंगे, समान। तो ऐसे त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज कहते हैं। मैथ्स में आप लोग कुछ मेरे से ज्यादा जानकारी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल बताया गया है समकोण। यहाँ पे अब अगला जो प्रोसेस होगा वो भी आप लोग को याद रखना है। यदि दर्पण का सूत्र यदि सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो दर्पण का सूत्र सॉल्व करते समय आप लोग को याद रखना है कि हम प्रतिबिंब के बट्टे में वस्तु लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, प्रतिबिंब के बट्टे में वस्तु। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का नाम क्या है, प्रतिबिंब क्या है A'-B', वस्तु क्या है AB है। तो प्रतिबिंब के बट्टे में वस्तु मतलब A'-B' के बट्टे में AB, मतलब प्रतिबिंब के बट्टे में क्या हो गया, वस्तु हो गया। अब प्रतिबिंब आया भाई साहब, तो प्रतिबिंब दूरी आने वाला है। तो प्रतिबिंब के सामने प्रतिबिंब दूरी, वस्तु के सामने वस्तु दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हो, प्रतिबिंब दूरी PB' और वस्तु दूरी को PV से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे PV होगा। आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे -b और -u को कहां से आया। तो PV' का जो मान है यहाँ पे कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार क्या निकला है, PV' का मान -b है। तो -b हमने रख दिया और प्लस PV का मान क्या है, -u है, तो -u रख दिया। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, बचा क्या, v/u। ये हमारा पहला समीकरण हो गया जो हमने इस प्रोसेस से सिद्ध कर दिया। इस समीकरण को आप लोग को याद रखना है कि समीकरण कहता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, तो उस पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब सेकंड त्रिभुज की बात करेंगे। सेकंड त्रिभुज भी इसी प्रकार जैसे हमने फर्स्ट त्रिभुज कर लिया है, ठीक है। त्रिभुज ABP और A'-B'-P वाला, उससे समीकरण 1 प्राप्त किया है हमने। तो उसी प्रकार से हम दूसरे ऐसा त्रिभुज लेंगे जो वो भी क्या होना चाहिए, समरूप त्रिभुज होना चाहिए। तो इस डायग्राम से मुझे, ये जो डायग्राम था इससे मुझे एक त्रिभुज और मिला जिसका नाम था ABC और A'-B'-C। ये भी क्या थे, समरूप त्रिभुज है। इस डायग्राम में से यदि मैं इस त्रिभुज को अलग करूं तो मुझे त्रिभुज समथिंग इस आकार का नजर आएगा, ठीक है। A'-B'-C और ABC इस प्रकार से डायग्राम नजर आएगा। यदि मैं ABC और A'-B'-C को अलग करता हूं तो इस डायग्राम से मुझे क्या हुआ, सिंपल उसी प्रकार से प्रतिबिंब के बट्टे में वस्तु रखना है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का नाम क्या है, A'-B' और वस्तु का नाम क्या है, AB है। तो यहाँ पे ऐसे रखिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंपल वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी की बात है। तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब ये है तो प्रतिबिंब दूरी वाले क्या होगा, CB' और वस्तु की जगह पे क्या आ जाएगा, CB आ जाएगा। अब यहाँ पे बात होती है कि ये जो CB' है और CB जो है इसका मान तो यहाँ पे कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार तो निकला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, CB' और CB का मान पता करेंगे। तो CB' का मान कैसे मालूम होगा, तो CB' का मान बहुत ही आसान है निकालना कि यदि मैं PC में से PB' माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, CB' मिल जाएगा। मतलब सिंपल, मुझे यदि CB' चाहिए तो मैं क्या करूंगा, P से लेकर C इतनी दूरी में से PB यहाँ तक की दूरी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, CB' मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कर लेते हैं। तो PC में से मैंने PB' माइनस कर दिया, मतलब PC का मान क्या है, कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार PC का मान -r, तो -r रख दिया। माइनस है तो माइनस है। PB' का मान क्या है, -b है, तो -b रख दिया। अब सिंपल स्टूडेंट, CB' का मान क्या मालूम हो गया, -r, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और b हो गया। मतलब CB' का मान क्या हो गया, -r + b। तो उसी मान को हम ऊपर रख दिए, -r + b। ओके, अब सेकंड बात करते हैं, CB का मान कैसे मालूम करेंगे। सेम वही प्रोसेस। CB का मान मालूम करने के लिए मुझे PB में से PC माइनस करना पड़ेगा। मतलब मुझे CB का मान चाहिए तो मुझे PB इस पूरी दूरी में से
P से लेकर C तक की दूरी माइनस कर दूंगा तो मुझे CB का जो मान है वो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे PB का जो मान है कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार PB का मान माइनस u है, तो माइनस u रख दिए, माइनस है तो माइनस, PC का मान क्या है माइनस r है कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति के अनुसार। तो आप सिंपल माइनस u और माइनस माइनस प्लस प्लस r हो गया, मतलब CB का मान क्या हो गया माइनस u प्लस r। अब इसे कर देंगे ऊपर के समीकरण में रख दिए। अब सिंपल इन दोनों समीकरण से हमें क्या कर दिया AB डैश, इस कोण का हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया जिसका नाम क्या है माइनस r प्लस b और बटे में माइनस r प्लस u, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यह सेकंड जो प्रोसेस होगा, अब समीकरण 1 जो आया होगा और समीकरण 2 जो आया होगा उसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 जो हमारा था वो क्या था a डैश b डैश बटे में ab बराबर v अपॉन में u था। आई होप स्टूडेंट ये याद होगा आप लोगों को, पिछले वाला पहला समीकरण जो हमने सॉल्व किया था। तो पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण, अब इनका क्या करेंगे तुलना करेंगे। दूसरा समीकरण तो यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इनका क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो तुलना इस प्रकार से करेंगे, अब क्या करेंगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। मींस b का मल्टीप्लाई माइनस u प्लस r के साथ और u का मल्टीप्लाई माइनस r प्लस b के साथ। तो सिंपल इस प्रोसेस से हो गया। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, b का मल्टीप्लाई u में होगा तो माइनस ub और b का मल्टीप्लाई प्लस r में होगा तो br हो जाएगा, इज इक्वल टू u का मल्टीप्लाई माइनस r में तो माइनस ur और u का मल्टीप्लाई प्लस b में तो क्या हो जाएगा ub हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, अब माइनस वाले को माइनस वाले के साथ रख देते हैं और प्लस वाले को प्लस वाले के साथ। तो सिंपल br है तो br अब यहाँ पे क्या है ये प्लस में है तो इसको इस साइड ले आएंगे, r वाले को r वाले के साथ रखेंगे भाई साहब। तो सिंपल क्या है br है, अब इसको भी इस साइड लाएंगे, माइनस में है तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो br था और ये इस साइड आएगा तो क्या हो गया प्लस में ur हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेकंड क्या है ub है, ub माइनस में है, इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में। तो बराबर के इस साइड तो ub बचा था और ub और आ गया तो क्या हो गया जो सेकंड वाला ub भी आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन क्या है r कॉमन निकाल दिया, बचा क्या b प्लस u इज इक्वल टू ub प्लस ub, दो ub है तो क्या हो गया 2ub लिख दिया। स्टूडेंट ये आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ओके नेक्स्ट अब यहाँ पे आगे देखोगे ये जो समीकरण से अब आगे का प्रोसेस में क्या होगा, ये r को अब क्या करना है बराबर के उस साइड ले जाना है और ub को बराबर के इस साइड में लाना है। तो ये प्रोसेस करने पर मुझे समथिंग इस प्रकार से मुझे नजर आएगा कि b प्लस u है और मैंने क्या किया है ub को इस साइड ले आया, मतलब b प्लस u के बटे में ub आ गया। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट जो r को बराबर के उस साइड में ले गया तो ub तो आ गया, बचा क्या है 2 बचा है और 2 के बटे में क्या आ जाएगा r आ जाएगा। ये आप लोगों को इस प्रोसेस से मिल गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है b के बटे में भी ub है और u के बटे में भी u है। ओके स्टूडेंट, इस प्रोसेस का मतलब ये होता है। तो b अपॉन में ub लिख दिया और u अपॉन में ub लिख दिया इज इक्वल टू 2 अपॉन में r हो गया। अब क्या होगा b से क्या हो गया b कैंसिल हो गया और u से u कैंसिल हो गया तो बचा क्या b कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1 अपॉन में u बचा और यहाँ u कैंसिल हो गया 1 अपॉन में b बचा इज इक्वल टू 2 अपॉन में r। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। तो हमने 3 समीकरण प्राप्त कर लिए इतने प्रोसेस से। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यदि वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए इस प्रोसेस में, ठीक है जो प्रोसेस हमने सॉल्व किया है तो वक्रता केंद्र पर यदि इसी को अनंत दूरी पर रख दिया जाए तब क्या होगा, तो अनंत दूरी पर वस्तु रखा गया होगा तो वस्तु दूरी जो होगी वो अनंत होगी। तो अनंत होगी मतलब सिंपल उसे इनफाइनाइट से दर्शाएंगे तो क्या हो गया वस्तु दूरी जो u था वो बदल जाएगा इंफिनिटी। ओके, इनफाइनाइट में बदल देंगे। नेक्स्ट जो प्रतिम दूरी होगा वो जो b होगा और अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिम बनता है मुख्य फोकस पर। तो प्रतिम जो दूरी होगा वो क्या होगा फोकस दूरी होगा, सिंपल मुख्य फोकस बन रहा है तो प्रतिम दूरी क्या होगा फोकस दूरी कहलाएगी। तो b जो होगा वो स्मॉल f में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मींस u के स्थान पे इनफाइनाइट और b के स्थान पे f का इस्तेमाल करेंगे। तो इस मान को अब समीकरण 3 में हम क्या करेंगे रख देंगे। तो समीकरण मतलब 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में b इज इक्वल टू 2 अपॉन में r, ये हमारा समीकरण नंबर 3 था। तो क्या हो गया u जो था यहाँ पे तो u का जो मान है इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट रख दिए, b का मान क्या है स्मॉल f है, यहाँ पे हमने लिखा है स्मॉल f रख दिए इज इक्वल टू 2 अपॉन में r।
अब सिंपल 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 2 अपॉन में r। भाई साहब 1 अपॉन में इनफाइनाइट कहाँ गया बच्चा पार्टी? ये आप लोगों को याद रखना है कि 1 अपॉन में इनफाइनाइट का जो मान होता है वो 0 होता है, ये याद रखना है। तो 1 अपॉन में इनफाइनाइट का मान 0 था, इसलिए इसे हटा दिए, बचा क्या 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 2 अपॉन में r। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। मींस r का मल्टीप्लाई 1 में तो r हुआ और इज इक्वल टू f का मल्टीप्लाई 2 में तो 2f हो गया, और इसी को आगे बढ़ाए तो f इज इक्वल टू r अपॉन में 2। अब ये क्या कहना चाहता है समीकरण नंबर 4? समीकरण 4 क्या कहना चाहता है कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुने होती है। ये याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या जो होगा वो फोकस दूरी की 2 गुना, यदि फोकस दूरी है 1 सेंटीमीटर तो जो वक्रता त्रिज्या होगा वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये याद रखना है। ओके स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा सकता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, फोकस दूरी की से कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है स्टूडेंट। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समीकरण नंबर 4 तक क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट पे चलेंगे समीकरण 5 को सॉल्व करने। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सेकंड जो प्रोसेस है, ठीक है, लास्ट प्रोसेस से हम लोग गिनेंगे। लास्ट प्रोसेस से हम क्या करेंगे, दर्पण का सूत्र हासिल करेंगे। तो लास्ट प्रोसेस में अब क्या करना है, समीकरण 4 का जो मान है वो समीकरण 3 में रख देना है। मींस समीकरण 4 का जो मान आया है r इज इक्वल टू 2f, इस मान को समीकरण 3 जो हमारा है 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v इज इक्वल टू 2 अपॉन में r, इसी समीकरण में इस मान को रखना है। मींस r बराबर 2f मान को इस समीकरण में रख देना है। तो समीकरण हमने 3 यहाँ पे लिख दिया है। अब सिंपल क्या करेंगे, r का जो मान होगा इसी समीकरण में रखेंगे। तो r का मान क्या है 2f है, तो 2f हमने रख दिया है। अब सिंपल 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v इक्वल टू 2 अपॉन में r बचा। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करूंगा, v को इस साइड भी लिख सकते हो और v को इस साइड भी रख सकते हो। सिंपल 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इक्वल टू 1 अपॉन में r। यही समीकरण जो है वो समीकरण नंबर 5 हो गया, और इसी समीकरण को क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चाहे ये समीकरण एग्जाम में लिखा हो, चाहे ये समीकरण लिखा हो, उल्टा पुल्टा करके पूछ सकते हैं। ये गेम आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कैसे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, u को पहले रख सकते हैं और u को बाद में भी रख सकते हैं v के। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों प्रोसेस क्या होता है, यही दोनों मेथड क्या है, वो दर्पण का सूत्र कहलाएगा। तो ये सारे प्रोसेस से आप कर सकते हो, दर्पण के सूत्र को सिद्ध कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, आई होप कोई आप डाउट नहीं होगा दर्पण के सूत्र में। और यदि मेरा इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, यदि इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।